Hello students, in this video we are going to study about some definitions of vector algebra। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ अलग अलग टाइप्स के वेक्टर्स होंगे और इनको हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स देखिए क्या होते हैं। सो द वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। तो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है इक्वल वेक्टर, तो कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर है और अगर उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तब हम कहेंगे कि जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है और इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर हो गया बी इस डायरेक्शन में, तो इसका जो इसकी जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो इतना इसका मैग्नीट्यूड है और इतना ही इसका मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और साथ में दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो इक्वल वेक्टर्स है और इस केस में हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी और यहाँ पर जो हमारे ए और बी जो है वो कैसे वेक्टर है, वो इक्वल वेक्टर्स है इस केस में। दीज आर इक्वल वेक्टर्स, ओके। सेकेंड हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो सेकेंड टाइप का है हमारा नेगेटिव वेक्टर। ए नेगेटिव वेक्टर इज ए गिवन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। देखिए फिर से नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का, ठीक है, ये हमारे पास जैसे गिवन वेक्टर है, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होगा, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर होगा बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, ठीक है। सो नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो होगा वो इज ए वेक्टर, एक वेक्टर होगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेंथ सेम होगी, बट हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ए है, ए का जो नेगेटिव वेक्टर है वो ये होगा, ठीक है। बी जो है वो ए का नेगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ए इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का नेगेटिव वेक्टर है, क्योंकि भाई अगर हम ए को देखें तो ए बी का नेगेटिव वेक्टर है और बी ए का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हो गए। तो एक नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, एक वेक्टर जो है, दोनों का दो वेक्टर होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी, ठीक है। आप अनइक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड होगा बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होंगी। तो मैं यहाँ पर ए को लिख सकता हूँ माइनस बी के बराबर, या फिर मैं बी को लिख सकता हूँ माइनस ए के बराबर। वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस बेसिकली ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम बोलते हैं उसका मॉडुलस, ठीक है। तो ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसको हम बोल देंगे इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, मॉडुलस के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए इज मोड ए। तो किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस है उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर लिखा और उसके दोनों तरफ हमने मोड लगा दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर के दोनों तरफ जो मोड है ये शो करता है भाई मोड के बाहर जो भी चीज आएगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो बाहर जो आएगी तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा, ठीक है। तो जो मॉडुलस है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। या फिर हम इसको सिंपली ए से लिख देते हैं, भाई इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए और ये जो वेक्टर है ऊपर ये मैंने हटा दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन को बता रहा है, तो डायरेक्शन मैंने हटा दी तो क्या बच गया, मैग्नीट्यूड बच गया, मॉडुलस बच गया। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसको हम सिंपली ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो भी वेक्टर है उस वेक्टर के सिंपली नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर से एरो हटा के, ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, दैट इज यूनिट वेक्टर, जो कि काफी ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जैसे कि नेम शो करता है यूनिट, तो यूनिट मतलब होता है यूनिट, दैट इज 1। तो यूनिट वेक्टर देखिए, सो ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है वो एक तरह का वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिट मतलब 1, ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, एंड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, और उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होगी एक वेक्टर जो दिया हुआ है, ठीक है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, केवल इसके अंदर डायरेक्शन होगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसमें जिसकी जो डायरेक्शन है, जैसे ये एक वेक्टर है ए,
ये एक वेक्टर है ए, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ है, तो इस ए जो है यहाँ पर मैं अगर एक यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो भाई यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर होगा जिसकी लेंथ जो है वो इतनी नहीं होगी, ठीक है। अगर इस वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो यही मतलब यहाँ पर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, यूनिट करना पड़ेगा, यूनिट मैग्नीट्यूड, और केवल यहाँ पर डायरेक्शन बचेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसको हम केवल डायरेक्शन पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है, इसको हम डायरेक्शन पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, ठीक है। जैसे इसका तो इतना मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आप कम करते जाओ, लास्ट में क्या बचेगा, यूनिट बचेगा 1, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, बट डायरेक्शन इसके पास होती है। सो यूनिट वेक्टर हैज डायरेक्शन बट नो मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट एज ए, ठीक है, ए, और इसके ऊपर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं कैप, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, इसको बोलते हैं हम कैप, या फिर हम इसको बोलते हैं हैट, ठीक है। जैसे इसके ऊपर टोपी सी है, तो या तो आप इसको ए हैट बोल सकते हो या फिर आप इसको ए कैप बोल सकते हो, ठीक है। हम इसको कैप से यूज करेंगे, ए कैप। तो ए कैप बेसिकली रिप्रेजेंट होता है एक यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए जो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो ए वेक्टर को यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ए वेक्टर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए, ठीक है, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। भाई मॉडुलस हो गया, मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन है इसमें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब जो मॉडुलस होता है वो केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, तो मतलब इसके अंदर अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ एक कैप वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर। तो एक मैंने यही वेक्टर लिया ए और इसके ऊपर कैप लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, मतलब ये क्या है 1 है, और ये जो कैप है ये एक डायरेक्शन को बताएगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ए वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, ए वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास ये वेक्टर है ए बी वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली ए बी लिख सकते हैं, या फिर ए बी के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा के दोनों तरफ मोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, साथ में डायरेक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ए बी कैप, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला मिल जाता है कि भाई अगर मुझे ए यूनिट वेक्टर जो है वो लिखना है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा वेक्टर, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, सो ये डिवाइड में हो गया। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या फिर सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, सिंपली ए लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से। तो वेक्टर डिवाइड में उसका मोड, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर का यहां पर आपको एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। सो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इस मोड को डायरेक्ट में हटा के ए लिख सकता हूं, ठीक है, मोड की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, इनटू साथ में हमने वेक्टर यूनिट वेक्टर ए भी लिया, तो ए कैप ये हमारा वेक्टर हो गया। तो वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये ए के बराबर हो गया। यहां से अगर मैं ए कैप निकालना चाहूंगा, सो ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ओके। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पर फॉर्मूला है और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम इसको यूज भी करेंगे आगे, ठीक है। जर्नली जो यूनिट वेक्टर है इसको हम एन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है, एन लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके ऊपर कैप लगा दिया तो क्या बन गया, ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सिंपल है, वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया एन, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखने की जरूरत है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए नोट करिए दैट
इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, जो हमारे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, उसके अंदर जो है आई जे के जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एंड ए यूनिट वेक्टर इज ओनली यूज फॉर डायरेक्शन। ये हमेशा डायरेक्शन के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है भाई, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम आई कैप से। ठीक है, आई कैप यूनिट वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड होगा नहीं, केवल डायरेक्शन होगी। तो ये जो डायरेक्शन है ये आई कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो वाई एक्सिस है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम मानते हैं जे कैप। और जो जेड एक्सिस है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं के कैप से। So I cap is the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis, and k cap is the unit vector along the z axis. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो को है वो बेसिकली CO, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम। और लीनियर मतलब जैसे आप समझ गए होंगे कि एक बेसिकली लीनियर की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ की बात कर रहे हैं हम। और वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर, ठीक है, जिनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जरूरी नहीं है इक्वल हो या ना हो, लेकिन वो एक दूसरे के अलोंग एक्ट करनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो वहां पर हम बोलेंगे उनको कोलिनियर वेक्टर्स। सो दीज आर दोज वेक्टर विच हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड आर एक्टिंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, और हमेशा वो एक्ट करेंगे अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, जैसे ये हमारा वेक्टर है ए वेक्टर, और ये इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ए और जो बी जो है, ये जो दोनों वेक्टर है, इनको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, ये कोलिनियर वेक्टर है। दीज आर कोलिनियर वेक्टर। या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो अभी भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, बट स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन जो है हमेशा दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए। तो एक दूसरे के पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, तो उन वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है, ये देखिए, तो इसमें ये जो ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो दो वेक्टर है लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, बट फिर भी हम इनको कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर क्या है कि मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, केवल एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये हो गए हमारे कोलिनियर वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, बट बोथ आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर को भी हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर, या फिर पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। सो टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो हम उनको बोलते हैं लाइक या फिर पैरेलल वेक्टर। तो जैसे ये देखिए, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो ये जो कोलिनियर वेक्टर्स है, कोलिनियर तो हो गए, लेकिन ये कैसे कोलिनियर है, ये लाइक वेक्टर्स है या लाइक कोलिनियर वेक्टर्स है, या हम इसको पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर पैरेलल वेक्टर और लाइक वेक्टर। सिमिलरली ए और बी सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन मतलब ये लाइक वेक्टर्स होंगे। और इस केस में जो एंगल होगा थीटा है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री एंगल। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, मतलब 0 डिग्री एंगल। ठीक है, इसके बाद टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस, दो वेक्टर है जिनके डायरेक्शन अपोजिट्स है, आर कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर। उनको हम बोलेंगे लाइक नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे अनलाइक। जैसे एक वेक्टर इधर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अनलाइक वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम इनको बोलेंगे। जैसे ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर है 180 डिग्री का, और इनको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर या फिर अनलाइक वेक्टर्स। ओके, सो ये हो गए हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। सो को इनिशियल वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट और आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। वे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी आर को इनिशियल वेक्टर। तो देखिए ओ जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी और डी, चारों जो वेक्टर्स है
वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, हालांकि एंडिंग पॉइंट सबका अलग अलग है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। जैसे सन से जो रेज निकलती है, ठीक है, सन से जो भी रेज निकलती है, ठीक है, हमारा सन है, सन से हर डायरेक्शन में रेज निकलती है, तो बेसिकली इन रेज को अगर हम वेक्टर माने, ठीक है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, वो सारे कोलिनियर्स वेक्टर हो गए यहाँ पर, सॉरी को इनिशियल वेक्टर्स हो गए, सबका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर सेम है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, जितने भी है सबकी यहाँ पर इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, सो दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। फिर होते हैं हमारे को टर्मिनस वेक्टर। सो द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। तो वो वेक्टर जिनका जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो सेम होता है, उनको हम बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। इनका जो को टर्मिनल वेक्टर्स जो होते हैं, इनका यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट मतलब जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम होता है, इनका एंडिंग पॉइंट सेम होता है, तो इनको बोलते हैं हम को टर्मिनस वेक्टर। एंड द वेक्टर ए बी सी आर को टर्मिनस वेक्टर। ए बी सी जो वेक्टर है, देखिए सबका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है, ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर है, तो इनको क्या बोल देंगे हम, इनको बोल देंगे को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। जैसे भाई ये हमारे पास एक हमने यहाँ पर एक लेंस लिया है और ये यहाँ पर कुछ लाइट रेज आ रही है, तो इनको हम वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे वेक्टर होंगे, ये हो गए हमारे इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं इनको हम, ठीक है। सो ये हमारे इक्वल वेक्टर्स होंगे और यहाँ पर अब ये क्या करेगा, ये इनको फोकस के ऊपर मर्ज करा देगा, ये पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये जितने भी वेक्टर्स है इन सबका एंडिंग पॉइंट सेम हो गया, यहाँ पर सारे जो है वो किसी एक पॉइंट पर एंड हो रहे हैं, तो इनका टर्मिनस पॉइंट सेम हो गया, तो इन वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं को टर्मिनस वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। सो जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, तो वो वेक्टर्स जो कि सेम प्लेन के अंदर लाई करें उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। सो द वेक्टर विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। जो कि सेम प्लेन में हो उनको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ए बी सी जो है वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स है, तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, या तो एक्स वाई प्लेन में, या वाई जेड प्लेन में, या जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। हमेशा एक प्लेन के अंदर मिलेंगे, एक 3D स्पेस के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उनको हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। इसके बाद दो और वेक्टर्स हमारे पास, फिक्स वेक्टर और फ्री वेक्टर, या फिर फिक्स वेक्टर को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर को हम कहते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। सो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हो गया, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स होता है उनको हम कहते हैं फिक्स वेक्टर। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे भाई ये हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पार्टिकल यहाँ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसके पोजीशन वेक्टर को। तो इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पर इनिशियल पॉइंट फिक्स है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो होते हैं उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स होता है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर या फिर फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है, कि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है या फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो पोजीशन वेक्टर ऐसा बन जाएगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ऐसे वेक्टर होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जैसे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर फिक्स नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर जो है उसका चेंज होता रहेगा। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेक्टर भी मूव करता रहेगा और वो लोकलाइज नहीं रहेगा, वो कैसा हो गया, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। ओके, तो ये हमारे कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की। सो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 4i कैप प्लस माइनस 3j कैप और प्लस k कैप। तो ये आपके पास एक बेसिकली दिया हुआ है, तो उसको आप एक वेक्टर मान ले, वेक्टर ए,
ठीक है। ये वेक्टर है, कैप दिखाया हुआ है मतलब वेक्टर है, तो उसको हमने वेक्टर मान लिया, वेक्टर ए। अब हमने बताया था आई जो है वो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों के अलोंग यहाँ पर हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है किसी पार्टिकल की पोजीशन एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन को शो कर रही है। तो इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैं कि यहाँ पर जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स, कि भाई जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो उसकी पोजीशन है, और यहाँ पर ये होगी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आई जे के ये तो यूनिट वेक्टर हो गए एक्स वाई जेड के अलोंग। ए एक्स जो है वो उसकी पोजीशन हो गई एक्स एक्सिस पर कितनी है, ये उसकी पोजीशन हो गई वाई एक्सिस पर, ये उसकी पोजीशन हो गई जेड एक्सिस पर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा पूरा जो ये है, ठीक है, पूरा ये जो है उस वेक्टर की या उस पॉइंट की या उस ऑब्जेक्ट की जो भी पोजीशन है, ठीक है, तीनों एक्सिस के अलोंग 3 डायमेंशनल स्पेस में उसकी कितनी पोजीशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमें दिया हुआ है 4i - 3j प्लस के कैप। तो यहाँ से देखिए ए एक्स कितना आ गया, ए एक्स आ गया 9, ए वाई यहाँ पर हो गया -3 और ए जेड यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना है 1, ये हो गया। इसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर का जो मॉडुलस है वो निकालने का फॉर्मूला होता है, मॉडुलस निकालते हम √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें ax भी मिला है, ay भी और az भी, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a का जो मोड है वो यहाँ पर कितना आ जाता है, 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो है ये इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा वेक्टर a का मॉडुलस। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं और ये यहाँ पर 9 नहीं है, ये यहाँ पर है 4, दिस इज 4i कैप। तो ये हो गया 16 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया √26। तो यहाँ पर देखिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर हमारा है कितना है 4i - 3j प्लस के कैप, 4i कैप - 3j कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस कितना आया √26। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, इस तरह का अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आपको उसको इससे कंपेयर करना है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। यहाँ से आपको ax ay और az की वैल्यू निकालनी है, फिर वहां से आप मोड निकाल लेना। ठीक है, वेक्टर जो है उसका मॉडुलस निकाल लेना, मॉडुलस निकल जाएगा √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। सो आपको मॉडुलस की एक वैल्यू मिल जाएगी, यूनिट वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।